एक डेफिनेशन है। क्या है आर्टिकल 13? ये गार्जियन है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वोलेशन होता है उसका, तो उसको रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बता सकते हैं, तो इसीलिए वो गार्जियन है। इट इंश्योर्स दैट स्टेट डज नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने आपको पहले बताया वो इसी का एक इंग्लिश वर्जन है। ओके, ये क्या करता है? इस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये जुडिशियल रिव्यू को इस्टेब्लिश करता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू वो है जो जुडिशरी को पावर देता है किसी भी लॉ को, लेजिस्लेशन जो लॉ बनाता है या फिर एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डिनेंस पास करता है, तो वो उस चीज़ को बताएगा वो सही है या गलत है। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ओके गाइज, सो आर्टिकल 13 के अंदर 4 क्लोज हैं। फर्स्ट क्लोज क्या कहता है? फर्स्ट क्लोज सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पॉज कर, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो हमारे पहले आर्टिकल 1935 का एक्ट था, 1919 का था, 1909 का था, 1892 का था, तो उनके अंदर जो भी लॉ थे वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, तो वो भी वॉइड कहलाएंगे। आर वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं तो वो भी वॉइड कहलाएंगे। और अब ये हम आते हैं आर्टिकल 13 क्लोज 2। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे फंडामेंटल राइट्स और एब्रेजेस योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, स्टेट कोई भी ऐसा लॉ और कानून नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है। ठीक है गाइज, ये आपकी सिंपल डेफिनेशन आर्टिकल 13 क्लोज 2 की हो गई। इसको ऐसे ही आप लोगों ने नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर सुनना चाहते हो और बाद में बनाना चाहो तो बाद में बना लेना। आर्टिकल 13 क्लोज 3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। आर्टिकल 13(3) बताता है लॉ क्या होगा। जो कानून वो बना रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है या फिर वो उनके साथ कंसिस्टेंसी में है, तो वो लॉ है क्या, उसको आर्टिकल 13(3) बताता है। ओके गाइज, और आर्टिकल 13 क्लोज 4 वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 आर नॉट कंसिडर्ड लॉ। ये पहले था, लेकिन गोलकनाथ के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है। पहले था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उनको ले सकता है, लेकिन तो गोलकनाथ केस के अंदर बताया गया कि उसको फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चेंज नहीं कर सकता। और केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 के अंदर ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 चेंज कर सकता है, लेकिन तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि केशवानंद भारती केस के अंदर उसको लाया गया था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी हद तक। ये फेडरलिज्म के अंडर में आता है। ओके गाइज, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लोज 3? इसको मैं गाइज आपको बताता हूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर। कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस पास होता है इशूड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, वो लॉ के अंडर में आएगा, कोई भी ऑर्डिनेंस। ओके गाइज, ये आ गया हमारा लॉ के अंडर में। ऑर्डर एंड रूल्स, एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर बनाता है, कोई भी रूल्स बनाता है, वो भी लॉ के अंडर में आएगा। रेगुलेशंस इशूड बाय अथॉरिटी, स्टेचुटरी बॉडीज़, कोई भी स्टेचुटरी बॉडीज़ रेगुलेशंस लाता है, वो भी लॉ के अंडर में आएगा। स्टेचुटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिसको किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है पार्लियामेंट में। ओके गाइज, ये स्टेचुटरी बॉडीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड किया गया है। ओके, नोटिफिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस विद लीगल इफेक्ट्स, ठीक है। कस्टम्स एंड यूसेज इफ हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, कस्टम्स एंड यूसेज ये भी लॉ के अंडर में आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, इसको गाइज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊंगा, कुछ नहीं पता कब यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ ले। अगर कोई भी कानून है वो बनाया गया है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रहा है, इनकंसिस्टेंस है, तो गाइज पूरा का पूरा कानून अगर सही है और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को आपको वायलेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट वो
नल एंड वॉइड माना जाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट को एब्रीच कर रहा है। पूरी लॉ पूरा जो कानून है उसको नल एंड वॉइड नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट कानून का जो आपका फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी को नल एंड वॉइड बताया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ओके गाइज, अब आता है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है? जैसे चांद और ज़मीन के बीच में सूरज आ जाए तो इक्लिप्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, वो फंडामेंटल राइट, वो लॉ ख़त्म नहीं होते, उनको सिर्फ और सिर्फ डोमेंसी में चले जाते हैं, मतलब वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जबकि ख़त्म नहीं किया जाता उनको। अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जाता है बाद में, तो फिर दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएंगे। ओके, ये बी काजी नारायण डाक रस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 के अंदर। सो गाइज, आर्टिकल 13 और आर्टिकल एंड जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में जानिए। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग टू द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। सिंपल वर्ड है, सिंपल मैं बताता हूँ। जो आर्टिकल 13 है वो जुडिशरी को एम्पावर करता है, जुडिशरी को पावर देता है कि वो कोई भी जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन है, कोई कानून बना है, तो उसको वो रिव्यू कर सकता है। कौन कर सकता है? जुडिशरी कर सकता है, और इसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। लेकिन तो पहले, अगर कानून बनने से पहले वो इंटरवीन नहीं कर सकता जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ तभी इंटरवीन कर सकता है जब कानून बन चुका हो, या फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर अगर वो पता चलता है कि वो गलत है तो वो इंटरवीन कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो नहीं कर सकता। ओके गाइज, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, और नैरो इंटरप्रिटेशन था इनिशियली, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शंकरी प्रसाद केस 1951, गोलखनाथ केस मैंने ऑलरेडी बताया अभी इसके बारे में। केशवानंदा भारती केस 1973, इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी, ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। सो गाइज, ए के गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर था, और कम्युनिस्ट लीडर थे तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर इनको अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। तो इन्होंने अपने वकील के ज़रिए क्या किया कि इन्होंने बोला कि मेरा जो फंडामेंटल राइट वोलेट हुआ है। फंडामेंटल राइट क्यों वोलेट हुआ है? क्योंकि उसमें फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ को अप्लाई नहीं किया गया। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि जो फंडामेंटल राइट है आपका, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से आपके फंडामेंटल राइट को लिया गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। सो यहाँ पर इसकी जो फंडामेंटल राइट की जो डेफिनेशन थी उसको बहुत ही नैरोली इंटरप्रेट किया। फिर शंकरी प्रसाद केस के अंदर भी सेम केस हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है। जो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है, उसका मतलब यह नहीं है कि आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी लॉ है। कोई भी लॉ आपका फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है। ये शंकरी प्रसाद केस ने बताया था। और यहाँ पर और ऐसे ही एक और केस हुआ था 1965 के अंदर, सज्जन सिंह केस के अंदर क्या हुआ? सज्जन सिंह केस के अंदर ये हुआ कि सेम टू सेम वही चीज़ को अपहेल्ड किया जो शंकरी प्रसाद के अंदर किया, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 के अंदर है वो उसको चेंज कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, उसको लॉ की कैटेगरी में नहीं लाया गया। तो फिर एक केस आता है गोलखनाथ केस के अंदर क्या होता है 1967 के अंदर, कि जो फंडामेंटल राइट्स है कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं ले सकता। ये फर्स्ट टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को बहुत ऊपर रख दिया था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। फिर वहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चली, आर्टिकल 24 आया, आर्टिकल 25 आया, ठीक है, आर्टिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 आया, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आर्टिकल
केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया। वहाँ पर कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 के अंदर लिया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वॉयलेशन नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 13 था गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस, आई होप you people enjoyed it, and I request you to like, comment and share. Thank you.